Assalamu alaikum, 9th class B1 and N1. I'm your mathematics lecturer Iro Mustaq from the platform of Punjab Group High School, Darawala. Students, hope you are fine and well. Today, 24th April 2020, we are going to discuss last theorem of chapter 12. Students, we will also discuss question number 4 and 5 of review exercise in this lecture. सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं जो क्लेम आपके पास गिवन होता है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स कि आपने एंगल्स के बाइसेक्टर लेने हैं। बाइसेक्टर का मतलब बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसी रे जो दिए गए एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऑफ ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं? 3, तो जाहिर सी बात है फिर उसके 3 ही बाइसेक्टर आएंगे। आर कंकरेंट, कंकरेंट वर्ड का मतलब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 or more than 3 lines which passes through the same point are called concurrent lines। 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जब एक ही पॉइंट से गुजरती हैं तो उनको हम concurrent लाइंस कहते हैं। अब थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने ये साबित करना है इस थ्योरम में कि जब आप उसके फर्स्ट एंगल का, सेकंड एंगल का और थर्ड एंगल का बाइसेक्टर लोगे तो उन तीनों को किसी एक ही पॉइंट से गुजरना चाहिए। यही कंकरेंट का मतलब होता है बेटे। नेक्स्ट है हमारे पास इन सेंटर। तो बेटे जब आप किसी भी एंगल्स के बाइसेक्टर लेते हो किसी एक ट्राइंगल के, तो जाहिर सी बात है वो किसी एक पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं या किसी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। उस पॉइंट का जनरल नेम तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है, लेकिन जब हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये पॉइंट किसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल का, तो फिर बेटे उसका नाम हो जाता है इन सेंटर। ये इन सेंटर की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। द पॉइंट, वो नुक्ता वेयर 3 बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स, जहाँ तीनों बाइसेक्टर्स एंगल्स के और कंकरेंट होते हैं, इस कॉल्ड इन सेंटर। बेटे आप उसको इन सेंटर कहते हो। जी स्टूडेंट्स, आज के थ्योरम को हम डिस्कस करते हैं। इसका क्लेम हम पढ़ चुके हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट के जो एक ट्राइंगल है उसके जो एंगल्स होते हैं वो उनके जब आप बाइसेक्टर्स लेते हो तो वो किसी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। बेटे इसमें गिवन में आपने सिर्फ लिखना है ट्राइंगल ABC, क्योंकि आपको सिर्फ ट्राइंगल गिवन है। आपने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। ट्राइंगल की आप ये शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं जो मैंने यहाँ स्लाइड पे ड्रॉ की हुई है, या फिर जो आपकी बुक पे गिवन है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हो। एक्चुअली ये जो थ्योरम है ये किसी भी तरह की ट्राइंगल के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है उस पर, यानी आप किसी भी टाइप की ट्राइंगल, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस है, या फिर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, आप उनके जो है वो एंगल्स के बाइसेक्टर लोगे तो वो कंकरेंट ही होंगे। अच्छा, साबित हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे ये साबित करना है कि ये जो एंगल A है उसके बाद ये एंगल B और ये एंगल C, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के जब आप बाइसेक्टर लोगे तो वो कंकरेंट होंगे। टू प्रूफ में बेटे आप लिखोगे द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट। ये आपके पास 2 मार्क्स का थ्योरम कंप्लीट हो गया गिवन और टू प्रूफ में। अब बेटे कंस्ट्रक्शन को आपने बहुत ध्यान से इसलिए भी समझना है कि कंस्ट्रक्शन आप जो है वो देखेंगे तो आपको डायग्राम की समझ आएगी और आपकी डायग्राम एक्यूरेट होगी तो आपका थ्योरम चेक होता है। चूँकि यहाँ पे बात हो रही है एंगल्स के बाइसेक्टर की, तो आपने बेटे यहाँ पे एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, लेकिन आपने तीनों के बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करने, क्योंकि अगर हम तीनों के बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर देंगे तो वो तो डायग्राम से साबित हो जाएगा कि वो तीनों के बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। आपको पता है कि ये थ्योरम है, इसमें हमने लास्ट पे स्टेटमेंट और रीजंस दे के ये साबित करना होता है जो भी यहाँ पे क्लेम है उसको। तो हमने तीनों के बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं करने। यहाँ पे एंगल B, ये देखिए बेटे ये एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी रे जो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कर दे। और यहाँ पे एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। ये जब आपने एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट I पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने। तो यहाँ तक आपने कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स, कि आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए ऑफ एंगल B का एंड एंगल C विच इंटरसेक्ट, जो एक दूसरे को मिले एट पॉइंट I पे। उसके बाद आपने क्या किया, फ्रॉम आई ड्रॉ, आपने आई से ड्रॉ किया
क्या, हर एक आपने जो लाइन सेगमेंट है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसकी तीनों साइड्स पे। सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइन आपके बेटे बिल्कुल सामने है, लाइन सेगमेंट BC, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ये ध्यान रखना है इस तरफ ये परपेंडिकुलर पॉइंट I से होता हुआ गुजरे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ये बात बेटे हर एक थ्योरम में मैंने आपसे डिस्कस की है कि एक लाइन के टोटल एंगल्स 180 होते हैं, तो जब आप 90 का एंगल बना रहे हो तो उसका बेहतरीन तरीकाकार उसकी चेकिंग का यही है कि जो आपने लाइन ड्रॉ करनी है वो आपने इस तरह ड्रॉ करनी है कि ये जो दोनों तरफ एंगल बने वो सेम हो, क्योंकि 180 अगर टोटल है और आप दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स रखते हो तो अंडरस्टूड है कि वो 90 का एंगल दोनों तरफ बन जाएगा। साइड BC पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ID, उसके बाद बेटे आपने जो है वो AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जैसे ये साइड BC आपके बिल्कुल सामने है, आप अपनी कॉपी के पेज को टर्न करेंगे और उसके बाद आप साइड AB को अपने सामने रखेंगे और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेम वही तरीकाकार कि एक तरफ वो परपेंडिकुलर इस पॉइंट I से जो है वो होता हुआ गुजरे और दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो पॉइंट F आपने दिया है यहाँ पे 90 का एंगल बनाए। सेम इसी तरीके से बेटे आपने तीसरे पॉइंट पे भी जो है वो तीसरी साइड या जो आपके पास लाइन सेगमेंट गिवन है AC या CA, वहाँ पे भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेम यही तरीकाकार के AC को जो है वो आपने अपने बिल्कुल सामने करना है। लाइन सेगमेंट जो AC है वहाँ पे आपने पॉइंट A से जो है वो होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब कंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। एंगल C आपने सबसे पहले क्या काम किया है कि एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट I, जो किस पॉइंट पे मिले हैं एक दूसरे को, पॉइंट I पे। फ्रॉम I पॉइंट से आपने क्या किया, आपने ड्रॉ किया है, ये देखें IF जो कि एक लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है AB पे, कि ये IF जो है ये आपने लाइन सेगमेंट AB पे ड्रॉ किया है। नेक्स्ट बारी आ जाती है बेटे ID की। ID परपेंडिकुलर है BC पे, ये देखें ये यहाँ से ये वाला जो ID है ये इस लाइन सेगमेंट जो BC है उस पर परपेंडिकुलर है, यानी उसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है IE परपेंडिकुलर CA। तो ये IE जो तीसरी साइड पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, चूंकि इसका हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है तो इसलिए बेटे इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन है। और जो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं डेफिनेटली उनका भी हमें दोनों एंड पॉइंट्स पता होते हैं तो उसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन आएगा। तो ये IE परपेंडिकुलर आ गया आपके पास CA के। और यहाँ तक बेटे आपका 4 मार्क्स का थ्योरम कंप्लीट होता है। 1 मार्क्स डायग्राम का है, एक गिवन का, एक टू प्रूफ का और एक कंस्ट्रक्शन का। अब बेटे स्टेटमेंट और रीजंस के ज़रिए से हमने इसको प्रूव करना है जो आपके पास क्लेम है। तो डायग्राम यहाँ पे मैंने अगेन ड्रॉ की है क्योंकि मेरे पास डायग्राम लास्ट स्लाइड पे थी, मैंने स्टेटमेंट और रीजंस इस डायग्राम की मदद से लिखने हैं तो इस वजह से मैंने दोबारा ड्रॉ की है। आपके लिए तरीकाकार वही है कि आपने क्लेम लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करनी है, फिर आपने गिवन और टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और उसके बाद ये स्टेटमेंट और रीजंस वाला बॉक्स आ जाएगा। ये किस हेडिंग में आएगा बेटे, ये प्रूफ की हेडिंग में आएगा कि इसमें आप सबूत देते हो कि जो आपका क्लेम है वो ठीक है या नहीं। अच्छा, और डायग्राम जो है वो आपने दूसरी मरतबा ड्रॉ नहीं करनी। अब हम डायग्राम से स्टेटमेंट और रीजंस लिखते हैं। यहाँ पे बेटे जो है वो 2 ट्राइंगल्स नहीं बन रही जैसे हम पिछले जो है वो थ्योरम्स में करते थे कि 2 ट्राइंगल्स बनती थी, उनमें कॉरस्पॉन्डेंस चेक करते थे और किसी पोस्टुलेट की मदद से उन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहते थे। यहाँ पे एक ही ट्राइंगल है और बात हो रही है यहाँ पे एंगल्स के बाइसेक्टर की। तो हम बारी बारी हर एक एंगल को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने थ्योरम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस एंगल को देख लेते हैं जिसका हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। इस एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है और ये उसके ऊपर एक पॉइंट है I। बाइसेक्टर के ऊपर जो भी पॉइंट होता है वो उस एंगल के दोनों तरफ के जो उसके आर्म्स होते हैं उनसे एक जैसे फासले पे होता है। थ्योरम नंबर 4 में हमने ये पढ़ा था, एनी पॉइंट कोई एक नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो किसी एंगल के बाइसेक्टर पे होता है इस इक्वी डिस्टेंट, वो एक जितने फासले पर होता है फ्रॉम इट्स आर्म्स, इसके दोनों आर्म से।
तो अब चूंकि एंगल बी का ये हमने बाइसेक्टर लिया था, पॉइंट आई इसके बाइसेक्टर पे है, तो इसका मतलब है पॉइंट आई का जितना डिस्टेंस डी से होगा उतना ही डिस्टेंस एफ से होगा। और चूंकि आई दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं ये, तो हमने लिखा आई डी लाइन सेगमेंट का साइन ऊपर, उसके बाद बेटे पर ये कॉन्ग्रेंट का साइन आई एफ, और इसके सामने जो रीज़न है वो मैंने अभी पढ़ी। लेकिन आपने बेटे अगर ये स्टेटमेंट तो एक ही लाइन पे पूरी आ जाएगी, ये रीज़न अगर आपके उसके सामने जो है वो 3 लाइन्स तक पूरी आ रही है, तो तब तक आपने यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी। आप इन लाइंस को खाली छोड़ दोगे, जहाँ पे आपकी ये रीज़न कंप्लीट होगी उसके बाद आप जो है वो ये स्टेटमेंट नेक्स्ट लिखना शुरू करोगे। अच्छा, यहाँ ये सिमिलरली का वर्ड यूज़ हुआ है। सिमिलरली वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि आपको बार बार रीज़न नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर जो आपने पहली स्टेटमेंट की रीज़न दी है दूसरी स्टेटमेंट की भी वही रीज़न है, तो आप सिमिलरली का वर्ड यूज़ कर सकते हो। फिर इससे ये होगा कि आपको बार बार जो है वो यहाँ पे रीज़न मेंशन नहीं करना पड़ेगी। एंगल बी को डिस्कस किया था अभी हमने। अब बेटे बारी आ जाएगी एंगल सी की। तो एंगल सी का भी हमने जो है वो बाइसेक्टर लिया था, और ये जो बाइसेक्टर लेने के बाद ये जो पॉइंट आया था, जो एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर लेके पॉइंट आया था आई हमारे पास, इसका मतलब है कि आई पॉइंट जो है वो एंगल सी के बाइसेक्टर पे है। बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो वो एक जितने फासले पर होता है उसके दोनों आर्म से। एंगल सी के लिहाज से देखें अगर हम, तो ये वाला जो है वो आई ई ये कॉन्ग्रेंट आएगा आई डी के, क्योंकि ये एक ही एंगल के बाइसेक्टर पर मौजूद जो पॉइंट है वो उसके दोनों आर्म से एक जितने डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने जो स्टेटमेंट दी है आई डी कॉन्ग्रेंट है आई ई के। अच्छा बेटे यहाँ पे ये जो दोनों मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इसमें देखें आप कि ये आई एफ भी आई डी के कॉन्ग्रेंट है और यहाँ पे आई ई भी आई डी के कॉन्ग्रेंट है। ये हमारे पास रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर पहला नंबर दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है तो डेफिनेटली पहला भी तीसरे के इक्वल होगा। सेम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब आई एफ भी आई डी के कॉन्ग्रेंट है और फिर आई ई भी आई डी के कॉन्ग्रेंट है तो डेफिनेटली आई एफ एंड आई ई भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है देयरफॉर आई ई के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन आएगा, कॉन्ग्रेंट है आई एफ के। क्यों हमने इसको कॉन्ग्रेंट कहा है? क्योंकि ये दोनों जो है वो आई डी के कॉन्ग्रेंट थे, ईच कॉन्ग्रेंट आईडी, दोनों आईडी के कॉन्ग्रेंट थे, इसलिए हमने इनको एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट कहा है। अच्छा बेटे आप ये देखते हैं कि ये वाली जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट आए हैं आपके पास लाइन सेगमेंट्स, ये कहाँ पे मौजूद हैं? डायग्राम में देखते हैं। आई ई कॉन्ग्रेंट है आई एफ के। ये तो तब होना चाहिए था जब हमने इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया होता। हमने तो इसका बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किया, लेकिन उसके बावजूद ये साबित हो गया कि इस आई पॉइंट का जितना डिस्टेंस एफ से है उतना ही डिस्टेंस ई से होता है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 5 अगर कोई पॉइंट जो है वो किसी एंगल के अंदर मौजूद है और वो उसके दोनों आर्म से एक जितने डिस्टेंस पे है, एनी पॉइंट लाइज इनसाइड एंगल an angle and equidistant from its arms is on its bisector। तो अंडरस्टूड है कि फिर ये पॉइंट आई इस एंगल ए के बाइसेक्टर पे होगा। मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन हम स्टेटमेंट और रीजंस में जाके ये बात प्रूव करेंगे कि ये पॉइंट आई एंगल ए के बाइसेक्टर पे ही है। तो ये साबित हो गया। सो द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। वो जो पॉइंट आई है वो एंगल ए के बाइसेक्टर पे है। उसके बाद ये बात तो हमें पहले से पता है, आल्सो द पॉइंट आई के जो पॉइंट आई है वो बाइसेक्टर पे है, क्योंकि हमने इनके बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। मैंने आपसे कहा था अगर आपने किसी एक एंगल को मेंशन करना होता है तो उस एंगल को सेंटर में लिखते हो और उसके दोनों जो साइड वाले पॉइंट्स होते हैं उनका नाम लिखते हो। यहाँ पे अगर आप एंगल बी की बात करोगे तो उसको टोटल लिखोगे एंगल ए बी सी, यानी बी एंगल की बात कर रहे हो आप यहाँ पे। और अगर दूसरी तरफ आ जाता है एंगल सी, तो जब आपने एंगल सी का नाम लिखना है तो बेटे यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे बी सी ए, जो एंगल सेंटर में होता है आप उसकी बात कर रहे हो। अब आपने यहाँ पे पॉइंट 1 में ये मेंशन किया था कि आई जो है वो किस पे है, एंगल ए के बाइसेक्टर पे। यहाँ पॉइंट 2 में आप मेंशन कर रहे हो कि जो आई है वो एंगल बी और एंगल सी के भी बाइसेक्टर पे है। ये बात हमें कहाँ से पता है बेटे? ये हमें कंस्ट्रक्शन से पता है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही इनके बाइसेक्टर्स लिए थे एंगल बी और सी के, और फिर उनको जो है वो ज्वाइन जिस पॉइंट पे उन्होंने किया था उसको पॉइंट आई का नाम दिया था।
अब चूंकि इस पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की मदद से ये साबित हो चुका है कि पॉइंट आई तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर के ऊपर है, और यही हमारा जो है वो क्लेम था कि जो एंगल्स के बाइसेक्टर होते हैं किसी ट्राइंगल के, वो कंकरेंट होते हैं। दस द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, कि एंगल ए का जो बाइसेक्टर है एंगल बी का एंड एंगल सी का आर कंकरेंट, वो कंकरेंट हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट आई पे। इसकी रीज़न आप बेटे ये दोगे फ्रॉम 1 and 2, और यहाँ तक आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। इस थ्योरम में 2 मार्क्स स्टेटमेंट के होते हैं और 2 रीजंस के होते हैं। 4 मार्क्स हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, 4 ये टोटल 8 मार्क्स का आपका बोर्ड के पेपर में जो है वो थ्योरम आता है। अब बेटे थ्योरम कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 3 2 डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस भी हम पढ़ चुके हैं। समरी के लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 and 5 आज हम डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 भी पहले मैं करवा चुकी हूँ। तो आज हमारी इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब अभी हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे एक डायग्राम गिवन है आपको, और इस डायग्राम में ये कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल पूरी बनी हुई है, ये वाली ट्राइंगल ABC, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, हमें पता होता है बेटे कि उसकी साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180। तो जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका हर एक एंगल, चाहे वो एंगल A हो, चाहे वो एंगल B हो या एंगल C हो, यानी इसके जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके एंगल्स फिर 60-60 के होंगे, क्योंकि 180 को जब हम 3 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 180 के इक्वल पार्ट्स करने पे हर एक एंगल 60 का आ जाएगा। लेकिन हमने एंगल A, एंगल B या एंगल C की वैल्यू नहीं बतानी, हमने X की वैल्यू बतानी है, Y की वैल्यू बतानी है और Z की वैल्यू बतानी है। बेटे Z की वैल्यू वही आएगी जो कि एंगल B की है, तो एंगल B इज़ इक्वल टू Z, और ये आपके पास 60 डिग्री है। यहाँ आप ये मेंशन भी कर सकते हैं कि आपके पास 60 डिग्री कैसे आया है। आप यहाँ पे 180 को डिवाइड करें 33 पे, क्योंकि ये टोटल 3 एंगल्स थे, तो आपके पास यहाँ पे बेटे जो है वो 60 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सबसे पहले Z डिग्री का आंसर आ गया। उसके बाद बेटे ये बात हमें क्वेश्चन में मेंशन है, आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो AD है, ये वाली जो लाइन आ रही है दरमियान में, इसने एंगल A के 2 हिस्से किए हैं। इसका मतलब है टोटल एंगल A जितना था, जो कि हमें पता है कि 60 डिग्री है इस वाली ट्राइंगल में, तो उसमें से आधा हिस्सा X का होगा और आधा Y का होगा। एंगल A इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, और चूंकि एंगल A बाइसेक्टेड है, यानी उसके 2 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, तो जितना एंगल X है उतना ही एंगल Y है। अब बेटे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो एंगल A की वैल्यू है उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। x इज़ इक्वल टू 1/2, यानी हाँ आपने हाफ ले लेना है मेजरमेंट एंगल A का। मेजरमेंट एंगल A है 60, तो जब आप उसका हाफ लोगे वो 30 आ जाएगा। ये x की वैल्यू है, चूँकि बेटे x जो है वही y है, इसलिए y की वैल्यू भी 30 आ जाएगी, और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इसमें अगेन बेटे एक डायग्राम गिवन है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटे डायग्राम गिवन है, आपसे कहा गया है x की वैल्यू फाइंड आउट करो जो अननोन है, और उसके बाद आपसे कहा गया है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करो। और यहाँ बेटे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक ट्राइंगल है LOM और एक ट्राइंगल है LON। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये बात क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन है। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इसका मतलब है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जब हमने ये x की वैल्यू बतानी है तो x कौन सी साइड की वैल्यू है, मेजरमेंट LM की, और फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनती है, मेजरमेंट LN। तो यहाँ पे बेटे हमने लिखा है मेजरमेंट LM जो कि पहली ट्राइंगल की साइड है, इज़ इक्वल टू मेजरमेंट LN, ये दूसरी ट्राइंगल की साइड आ गई। मेजरमेंट LM की वैल्यू है बेटे 2x + 6 और मेजरमेंट LN की वैल्यू है 18। 2x + 6 ये एज इट इज़ हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और बेटे 18 - 6 विच इज़ इक्वल टू 12। 2 यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। उसके बाद बेटे हमने m की वैल्यू बतानी है। m जो है वो किसकी वैल्यू है, किस साइड की, इस OM की, और जो उसके बाद ये 12 है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो किसके इक्वल है जी, मेजरमेंट ON की वैल्यू है वो।
तो हमने यहाँ पे रखना है मेजरमेंट एम ओ या ओ एम जैसे भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एन। मेजरमेंट एम ओ की वैल्यू जो है वो बेटे एम है और मेजरमेंट ओ एन की वैल्यू 12 है। ये आपके पास एम की भी वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन में और एक्स की भी वैल्यू आ गई। ये यूनिट्स जो है वो सिर्फ उसके यूनिट के तौर पर मेंशन किया। यहाँ तक बेटे x और m की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बाद, जो ऑलरेडी हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है और 6 थ्योरम भी इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। अब बेटे जो हमने इस चैप्टर के 6 थ्योरम पढ़े हैं, जो उनके क्लेम है वो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको अच्छे तरीके से उनके क्लेम्स की समझ होगी तो आप थ्योरम सही वाला लिखोगे। इसके साथ साथ इन्हीं थ्योरम के क्लेम्स में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो मैं इनके क्लेम्स को एक दफ़ा दोबारा आपको समझा रही हूँ 6 के 6 थ्योरम्स के। एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता ऑन द राइट बाई सेक्टर, जो राइट बाई सेक्टर पे होता है, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी लाइन सेगमेंट के, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इसमें वो ये कह रहे हैं आपसे कि अगर कोई एक पॉइंट आपने लिया है वो किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाई सेक्टर के ऊपर मौजूद था, तो उस पॉइंट का जितना फासला उस लाइन सेगमेंट के एक तरफ के एंड पॉइंट से होगा उतना ही दूसरी तरफ के एंड पॉइंट से होगा। क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, जो फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, उसको रीड करते हैं। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट, कि अगर कोई पॉइंट एक जितने फासले पर होता है किससे, एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो फिर वो कहाँ पे होगा, वो उसके राइट बाई सेक्टर पे होगा बेटे। थर्ड है हमारे पास राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, के जो आप ट्राइंगल की साइड्स के राइट बाई सेक्टर लेते हो वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट मीन्स पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। और फिर हम जो राइट बाई सेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल जिस पॉइंट पे कंकरेंट होते हैं उसे हम सर्कम सेंटर का नाम देते हैं। एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर आप कोई पॉइंट जो है वो किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होता है तो ये डेफिनेटली वो उसके दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है बेटे कि अगर आपको अब ये बात बता दी जाती है कि एक पॉइंट है वो किसी एंगल के अंदर मौजूद है और वो इक्वी डिस्टेंट है उसके एंड पॉइंट से। पहले आपको ये बताया गया था कि वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर है, तो आपने ये कहा कि वो इक्वी डिस्टेंट होगा उसके आर्म से। अब आपको ये बता दिया गया है कि वो इक्वी डिस्टेंट है उसके आर्म से, तो डेफिनेटली फिर आप क्या कहोगे कि वो उसके बाइसेक्टर पे होगा। लास्ट थ्योरम का क्लेम है हमारे पास बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, के जो किसी ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के बेटे, 3। उनके जब आप बाइसेक्टर्स लेते हो तो किसी एक पॉइंट पे कंकरेंट आते हैं और जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स का होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, उसको हम इन सेंटर का नाम देते हैं। बेटे आज का आपका होमवर्क थ्योरम नंबर 6 आप अपनी नीट नोटबुक पे राइट करेंगे। उसके साथ साथ जो मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया है, इसको भी आप नीट नोटबुक पे राइट करोगे। और बेटे आज आपको जो टेस्ट सेंड किया जाएगा वो उसके लिए सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर में हमने जो 6 थ्योरम पढ़े हैं आपने उनको अच्छे से तैयार करना है। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा समरी में 2 लास्ट पे पॉइंट हैं जो डेफिनेशंस हैं, एक राइट बाई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट और लास्ट वाली है बाइसेक्शन ऑफ एंगल। इन दोनों डेफिनेशंस को तैयार करना है आपने। अब बेटे आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज को डिस्कस कर लेते हैं। आज मैंने आपको जब थ्योरम 3 करवाया, थ्योरम 3 था हमारे पास कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स आर कंकरेंट, हमने ये साबित करना था। तो स्टार्ट में बेटे मैंने सिर्फ एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर लिया, एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं लिया। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं तीनों के बाइसेक्टर स्टार्ट पे ड्रॉ करती कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखते वक्त, तो वो तीनों जो है डायग्राम से साबित हो जाता कि वो तीनों जो है वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं या एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो फिर ये डायग्राम से साबित हो जाता। आपको पता है ये थ्योरम है, इसमें हमने स्टेटमेंट एंड रीजंस के ज़रिए से मेंशन करना होता है। तो इसमें आपने तीनों के बाइसेक्टर्स इस वजह से ड्रॉ नहीं किए स्टार्ट पे। नेक्स्ट ये बात है कि जब मैं स्टेटमेंट और रीजंस लिख रही थी इस वाले थ्योरम में, तो मैंने सिर्फ पहले वाली स्टेटमेंट की रीज़न लिखी और नेक्स्ट वाली जब मैं स्टेटमेंट दे रही थी तो मैंने उससे पहले सिमिलरली का वर्ड लिख दिया। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप ऐसे ही करोगे? बिल्कुल नहीं बेटे, आप हर एक रीज़न के साथ, हर एक स्टेटमेंट के साथ जो है वो उसकी रीज़न लिख सकते हो, या फिर जैसे मैंने इस वाले थ्योरम में किया था, आप पहले से लिखी गई जो है वो एक रीज़न का रेफरेंस भी नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए दे सकते हो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको जो काम करवाया गया और जो आज आपको जो है वो मैंने सिलेबस बताया है, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और उसके बाद जो आज आपको मैं टेस्ट सेंड करूँगी उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।